आज के इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं एस्पिरिन, जिसका हम बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं और उसको हम एनसैड के रूप में लेते हैं, मतलब पेन किलर के रूप में लेंगे ज़्यादातर। और उससे जो है एंटी प्लेटलेट्स के रूप में भी लेते हैं कम डोज पे। ऐसा क्यों? अगर आखिर इसका वर्क ऑफ मैकेनिज्म क्या, तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखो, इसका डायग्राम तो बुक में मिल जाएगा, बट रफली इस डायग्राम पे जो दिया उससे समझो। सबसे पहले क्या लिखा? पीएल, मतलब फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से ना PLPA2 नामक जो एंजाइम होता है ना, वो अरकेनोइक एसिड बनाता है, ठीक है, मेटाबोलाइज होके। अब जो अरकेनोइक एसिड दो चीज़ बनाता है मेनली। पहला PGG2 और H2 लिखा है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडियन से, जो कॉक्स एंजाइम की मदद से बनाता है। दूसरा जो है ना, लॉक्स जो एंजाइम की मदद से LTA4 लिखा है ना, ये क्या है? ल्यूकोट्राइन्स है। बहुत सारी ल्यूकोट्राइन्स होती हैं, LTA4, LT और नीचे दी हुई हैं ये सारी, लेकिन इसमें से एक अलग होती है। LTB4 ना कीमोटैक्सिस पे काम करती है, और बाकी जो LTA4 वगैरह जो नीचे दी हुई है ना, ये ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं, ठीक है। तो जैसे अस्थमा भी दिक्कत होती है, तो इसके लिए इनको लॉक्स इनहिबिटर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक होते हैं, कुछ अलग होते हैं, वो तो बाद की बात है। अभी हम एस्पिरिन की बात करेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम डिटेल्स में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, मुख्यतः हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो एक होती है थ्रोम्बोक्सिन A2, जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। PGI2 ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? इनहिबिट करती है, मतलब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होने देती। और PGD2, E2, F2 अल्फ़ा ये क्या काम कराती हैं? ये फ़ीवर कराती हैं या फिर इन्फ्लामेशन और पेन कराती हैं, ठीक है। तो एनसैड इनको तो रिलीफ करता है, बट हम बात करते हैं कि अगर एस्पिरिन लोगे ना, तो वो कॉक्स जो है ना, उसको ब्लॉक कर देगा, तो वो इनहिबिट हो जाएगा। अब उसके इनहिबिट से क्या हो जाएगा? पेन तो रिलीफ होगा, उसके साथ ही क्या होगा पता है? अगर कम डोज का उपयोग करते हैं तो जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ना, ये भी इनहिबिट हो जाएगा, और PGI2, जबकि ये क्या भाई प्लेटलेट्स पे वर्क करने वाले हैं ना। अगर थ्रोम्बोक्सिन A2 का स्तर बढ़ा तो क्लॉटिंग होगी, और अगर PGI2 का बढ़ा तो एंटी क्लॉटिंग होगी। तो हमको तो एंटी क्लॉटिंग कराना, थ्रोम्बस पे उपयोग लेना है ना। तो उसके लिए क्या काम करता है पता है? थ्रोम्बो जैसे ब्लॉक होता है ना, तो जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, इसका लेवल क्या होता है? नहीं बढ़ पाता, ठीक है। इरिवर्सिबली इनहिबिट हो जाता है एस्पिरिन लेने के बाद। तो उसको ड्रग लेंगे इरिवर्सिबल वाला, तो ये इनहिबिट हो जाता है, दोबारा से ये सिंथेसाइज होता ही नहीं है जब तक वो वर्क रहता है। तो इसके कारण जो है क्या होता है? इसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है। जबकि PGI2 है ना, ये सिंथेसिस हो जाता है कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है, उस पे जो इसको सिंथेसाइज़ करने लगता है। बट थ्रोम्बोक्सिन A2 है ना, ये किससे प्रोड्यूस होता है पता है? प्लेटलेट से। और प्लेटलेट्स पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस नहीं होने के कारण ये लास्ट टाइम तक नहीं बन पाता। जबकि PGI2 में क्या होता है? इसको बनाने वाली सेल्स पे न्यूक्लियस होते हैं, जो क्या करते हैं, इनका लेवल हाई हो जाता है। तो भाई प्लेटलेट्स बनाने वाले कम हो गए, और तो फिर क्या होगा? एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, तो थ्रोम्बस नहीं बनता। इस प्रकार से वर्क ऑफ मैकेनिज्म होता है, जिस प्रकार से एस्पिरिन काम करती है। तो आई होप कि आपको इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।